हमारा ही घर उजड़ेगा, हमारे बच्चे जो है बिन माँ बाप के रहेंगे, हमारी माएँ बिन बेटों की रहेगी सब। गरीब आदमी सिर्फ भरोसा ही कर सकता है, बाकी क्या करेगा। डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेजी से आ रहा है। उन्होंने सबसे पहले मेरे भाई से हमला स्टार्ट किया। एक मिनट बताओ, गाँव वालों को धमकाने के लिए तुम्हें तैनात कर रखा है? कुछ नहीं ऐसी बात हुई प्रधान जी। सुनो, उसका बेटा मरा है। आपके लिए कुछ नहीं कहा। अरे तो गुंडों के साथ खड़े होकर मरवाने, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? ये गुंडों के साथ खड़े होकर मरवाने, हिंदुओं को ही मारा जाएगा। देहरादून के विकास नगर में भाजपा कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई। कत्ल की रात से ही बैरागी वाला जंगल की आग की तरह जलने लगा और अगले दिन जो हुआ वो दून घाटी की शांति को राख कर गया। अक्सर जो दिखाई देता है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती। हर घटना के दो चेहरे होते हैं, एक जो कैमरे रिकॉर्ड कर लेते हैं, दूसरा जिसे वक्त धीरे धीरे सामने लाता है। विकास नगर की इस हादसे के साथ भी यही होने वाला था। जहाँ तक बैरागी वाला का विषय है, वो एक परिवार पर जो इंसिडेंटली मेरे पार्टी का कार्यकर्ता भी था, उस परिवार पे एक गिरोह बंद हो करके क्रिमिनल्स ने एक समूह में, एक ग्रुप में जा करके उनके परिवार में जा करके एक प्रकार से हमला कर दिया, और जिसमें से परिवार के कई सदस्य लोग घायल हो गए और एक उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना थी, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये कोई कम्युनल वारदात वैसी नहीं थी। सहसपुर में जो कुछ मुझे मालूम पड़ा है, चाहे मीडिया से मालूम पड़ा है, चाहे लोगों से बात करके मालूम पड़ा है, उसके मुताबिक यह है कि दो पार्टीज थी। एक पार्टी में मुस्लिम्स थे, एक ही परिवार के लोग, दूसरी पार्टी में कुछ हिंदू लोग थे। झगड़ा उनका चला आ रहा था पहले से, ज़मीन को लेकर और पानी को लेकर। ये झगड़े हर गांव में हर जगह होते हैं इस तरह के। इसमें इत्तेफाक से एक साइड में मुस्लिम थे और एक साइड में हिंदूज थे। तो जो मर्डर हुआ वो एक हिंदू का हो गया। वो भी एक उत्तेजना में हुआ था, वो ये नहीं कि बहुत सोचा समझा मर्डर था। उत्तेजना में वो लोग गए वहाँ पर पानी की लड़ाई को लेकर, और एक आदमी को उन्होंने ऐसा मारा कि वो मर गया। मारने वाले इत्तेफाक से मुस्लिम्स थे। जो हमारा भतीजा है, भाई साहब का लड़का है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि चाचा चक्की पे मारपीट कर रहे हैं पापा के साथ, और आप आ जाते। तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया तो मैं घर से चला गया। मैं जैसे गया तो उस समय वहाँ पे फिर मारपीट हो रही थी। वहाँ जाते मुसलमानों ने बहुत मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, और वहाँ पे मेरे भाई भी सब से आपको पता ही है सर, बस एक्सपायर हो गए थे। मुसलमानों ने मुझे भी मारा, मेरे सर में टाँके लगे हैं सर, देखो। प्लास्टर का काम चल रहा था, मिस्त्री काम कर रहे थे हमारे यहाँ, और बीवी जो है आटा चक्की पे काम कर रही थी, अनाज पिस रहा। तभी वहाँ एक 2-3 लोग वहाँ पर आए,
उनमें से एक रज्जाक नाम का था जो उसने हाथ में हथौड़ा लिया हुआ था, और वो हथौड़ा हाथ में ऐसे ऐसे लहरा के मुझे गंदी गंदी गाड़ देने लगा और बोले नीचे आओ। अब नीचे आया, ऐसे काफ़ी देर बहस चलती रही। इतने में कुछ लोगों ने ये पहले से शायद प्लानिंग की हुई थी, 5 मिनट के अंदर सारी घटना घट गई। कुछ कच्चे वाले रास्ते घर के सामने से, कुछ मेन रास्ते से, मोटरसाइकिल के रास्ते से, वहाँ 50-60 लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें एक पीरियड पूरी उनकी सही से मैं गिनती नहीं बता सकता कितनी। और उन्हें जो साथ में मासूम भी पहुँचा। मासूम जैसे वहाँ पर पहुँचा, मासूम ने तुरंत कहा कि मारो इन सालों को, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले मेरे भाई से हमला स्टार्ट किया। मुझे भी मारा, ये गहरी चोटें लगी हैं शरीर में, और मेरे छोटे भाई को भी मारा, सर में टांग के लगे। बीवी को मारा, बीवी को फट्टा मारा, इस जगह फट्टा लगा हुआ है। छोटे बच्चों को मारा। क्या ये झगड़ा सिर्फ पानी का था या कहानी कुछ और थी? यही नैरेटिव था जो बाहर आया। 2 परिवार, पुरानी रंजिश, पानी का झगड़ा। लेकिन उस दिन वहां आखिर हुआ क्या था? हमारा झगड़ा देखो जी, ये क्या बोले, मेरे भाई जो है ये विनोद कुमार कश्यप RTI कार्यकर्ता थे। इन्होंने जो मासूम है, मासूम के चचेरे भाई इस्पाक, ये ग्राम प्रधान रहे 22, 23, 24, 25 में, तो इसके खिलाफ RTI डाल लिया। RTI डालने पर सूचना जो मिली, सूचनाओं में जो कमियां थी, तो इसके जरिए कागजी कार्रवाई द्वारा इससे 6-7 लाख रुपए की रिकवरी कराई गई। दूसरा मासूम भूमाफिया है, मासूम से 2.5-3 बीघा जमीन से अवैध प्लॉटिंग ध्वस्तीकरण कराया गया जिलाधिकारी के माध्यम से कागजी कार्रवाई से, और 4 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये पुरानी रंजिश जमी हुई थी, जिस कारण ये सारा कुछ हुआ। क्या इस वारदात में पानी को कहानी का हिस्सा बनाया गया या RTI? जमीनी विवाद, कब्जा, जिसकी लड़ाई विनोद कश्यप लड़ रहे थे, उसी लड़ाई ने उनकी जान ले ली। इस हत्या ने प्रकृति की शांत गोद में बसे उत्तराखंड में बढ़ती हिंसक वारदातों के सिलसिले में एक नई तारीख दर्ज करा दी। हत्या के बाद बुलडोजर एक्शन की मांग, और फिर बुलडोजर एक्शन ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। तेरह जून को, जो कि एक शनिवार था, वो विकासनगर क्षेत्र में, जिसको बेहद चर्चा उसकी पूरी देश भर में हुई, बैरागी वाला क्षेत्र में एक रंजिश को लेकर के, अब उस मामले में एक मुस्लिम परिवार और एक भाजपा के हिंदू नेता, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आता है। अगले दिन वहाँ पर जो है बिल्कुल बुलडोज़र चल पड़े और तमाम वहाँ पर उस किस्म की चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान लगे कि जब 13 तारीख को इस किस्म का ये मर्डर हुआ था, जो कि एक रंजिश के चलते हुआ था, तो आपकी क्या तैयारी थी कि आपको पता नहीं था कि 14 तारीख को वहाँ पर क्या माहौल हो सकते हैं? जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो प्रशासन की तरफ से हुआ है या फिर जो पीड़ित परिवार है उनकी? देखिए, इसमें जिस समय ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, कुछ लोगों के द्वारा प्राइवेटली भी ये कार्य करने का प्रयास किया था, उसको भी पुलिस के द्वारा कल संज्ञान में लिया गया था, उसमें भी पुलिस के द्वारा भी पंजीकृत किया गया। जी। तो आप कहने और सुनने के लिए कहानियां बहुत हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन जिस परिवार ने अपने बेटे, पति, पिता, भाई को खो दिया, उसकी बेबसी के आंसू का हिसाब कौन देगा? इस एक्सीडेंट के बाद तो ये ज़िंदगी क्या, मेरे लिए तो मेरा सब कुछ ही बेकार हो गया, क्योंकि जो जिम्मेदारी मेरा भाई निभाता था वो जिम्मेदारी होगा भाई मेरे ऊपर पड़ गया, और जो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी वो एक अलग चीज़ है। और सबसे बड़े बड़े थे घर में, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी बुरी बात हमें बताने वाले थे, कौन बताएगा? उत्तराखंड में बरसों तक पड़ोसी एक दूसरे के दरवाजे बिना दस्तक के खोलते रहे। एक भरोसा था, घर अलग अलग थे, लेकिन सुख दुख अक्सर एक ही आंगन में बैठकर बांटे जाते थे। पहाड़ की जिंदगी में रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे। लेकिन सरहदें सिर्फ देशों की नहीं बदलती, कई बार एक समाज की सरहदें उसके अपने मोहल्लों के भीतर बदलने लगती हैं। क्या देवभूमि भी ऐसे ही किसी बदलाव के दौर से गुजर रहा है? उत्तराखंड में बदलाव का यह खामोश बवंडर शायद अब डराने लगा है। यह बदलाव सिर्फ एक सामान्य माइग्रेशन नहीं है, बल्कि एक गहरी असुरक्षा है,
जो अब सीधे खून खराबे और रंजिश की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। 5-7 साल पहले तो सर हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कम से कम 30 से 70% का डिफरेंस है। 70% हिंदू, 30% मुसलमान थे, और धीरे धीरे करके कुछ इनकी जनसंख्या आबादी बढ़ी, और कुछ जो है पिछले 5 सालों में जो मुसलमान प्रधान रहा, इसने बाहर से लोगों को ला कर यहाँ बसाया, उससे इन लोगों की आबादी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण रास्ते में आने जाने में बड़ी भारी की परेशानी है। इस डेमोग्राफिक चेंज की तपिश जब देहरादून की वादियों तक पहुंचती है तो विचार और नैरेटिव भी आपस में टकराने लगते हैं। डेमोग्राफी की जहाँ तक बात है, डेमोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो हमारे इस देहरादून के अंदर अगर हम बात करें तो देहरादून में मुस्लिम तो बाहर से बहुत कम आए होंगे, और बाहर से भी आएंगे तो हिंदुस्तान के ही हैं। कहीं विदेश के मुस्लिम तो है ही नहीं साहब, अमेरिका से आए, ब्रिटेन से, फ्रांस से आए, या किसी सऊदीया से आए, सब यहीं के मुस्लिम हैं। लोग रोजी और रोटी की तलाश में लोग इधर से उधर प्लान करते हैं। हमारे पहाड़ के लोग भी समय समय में प्लान किए हैं यहाँ से, पूरे पंजाब के अंदर जाते थे, दिल्ली के अंदर जाते थे, और दिल्ली में तो हम लोग कई सारी जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं उस पर उत्तराखंड के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं और प्रभावित करते हैं इलेक्शन को। तो डेमोग्राफी का जहाँ तक सवाल है, देहरादून में तो सारा उत्तराखंड उतर के आ गया नीचे, और आज तो ये स्थिति है कि यहाँ का जो लोकल रहने वाला आदमी था वो अल्पसंख्यक है आज की तारीख में। सच पूछो तो बहुसंख्यक तो पहाड़ के लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो पहाड़ के लोग बहुसंख्यक हो गए। तो ये जो डेमोग्राफी की बात करते हैं या पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ में जो मुस्लिम रह रहा है वो मुस्लिम कौन है? तो गढ़वाली मुस्लिम है, प्योरली गढ़वाली मुस्लिम है। जो कुमाऊं के अंदर मुस्लिम रह रहा है वो प्योरली कुमाऊं मुस्लिम है। गढ़वाल का मुस्लिम गढ़वाली बोलता है, कुमाऊं का मुस्लिम कुमाऊं नहीं बोलता है। तो डेमोग्राफी के चेंज होने से या थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होने से उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ी है थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग डबल जनसंख्या हो, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। 25 बरस में इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने से अपने आप ही कई सारी चैलेंजेस आ जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि इतने लोग बसेंगे कहाँ पर, रहेंगे कहाँ पर। तो एक्चुअली सुकून का ये शहर हुआ करता था, बहुत सुकून था, और ये कह सकते हैं कि इतने लोगों के आ जाने से इस शहर का मिजाज बिल्कुल बदल गया। तो देहरादून का भी एक मिजाज का नाम था, और अब ऐसा लगता है कि वो मिजाज तो कहीं चला गया, और अब एक ऐसा शहर बस गया जो कि उस देहरादून से बहुत अलग है जो पहले हुआ करता था। डेमोग्राफी का जो मेरा डेफिनेशन है, डेमोग्राफी सी जमुना नदी, जौनपुर, जौनसार। अगर मैं जौनसार का आदमी जौनपुर में जा रहा हूँ और मैं अपने रीति रिवाज उनके ऊपर थोप रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो एनी थिंग टू डू विद द लोकल वे ऑफ लाइफ, कल्चर एंड स्टफ, है ना, रिलीजन कुड बी ऑफ वन पार्ट ऑफ इट एक्चुअली, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफी एज इन द रिलीजन पार्ट। हमारे क्षेत्र में, मैं अब उत्तराखंड तो बड़ा हो गया, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे नेपाली बसे हुए हैं, नेपालियों के नाम पे गलत ज़मीन लगी हुई है। कुछ लोग ऐसे जिनको एसटी नहीं लागू होनी चाहिए थी उनको लगी हुई हैं, बट दे हिंदूज, है ना। द प्रॉब्लम ओनली नाउ द डेमोग्राफी इज बिकम सच अ हॉट टॉपिक एज ऑफ नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेलो इज नॉट अ हिंदू। इट्स नॉट अबाउट डेमोग्राफिक चेंज, इट्स अबाउट रिलीजन राइट नाउ। मैं इसको जिसे डेमोग्राफिक चेंज भी कहते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक वर्ड इसमें इस्तेमाल करता हूँ। मैं अमूमन जब अब इसके बारे में चर्चा करता हूँ तो मैं कहता हूँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही है, क्योंकि प्रोफाइल इज मोर इलस्ट्रेटिव। प्रोफाइल बहुत फाइन चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। आपको ताजुब होगा कि त्यूनी के पास की लड़की, उसे बांग्लादेश से आया हुआ एक मुस्लिम लड़का जो उसके एक्स हस्बैंड का नाम इस्तेमाल करके जिम चलाता है देहरादून में, एंड टेक दैट गर्ल टू बांग्लादेश, और वो कन्वर्ट होकर के उस एजेंडे में लग जाती है। अभी एक पकड़ा गया, वो जब उस हिंदू फैमिली के बच्ची को एक्सप्लॉइट करने या किसी उस नियत से, जब एक जो आजकल ये एक नया हम लोग एक होम स्टे कल्चर, जब उसमें रुकने गया उसको लेकर के, तो वहाँ पे वो जो होम स्टे का ऑनर था लड़का,
उसने जब उसका वो आईडी उसने फलाना तोमर के नाम से बना रखी थी। जौनसारी भी बोलता था, भाषा भी सीख ली। जब उसने उस पर उसकी आईडी डाली तो उसमें आ गया फलाना मोहम्मद, तो उसने सावधानी बरती, उसने इमीडिएटली पुलिस को इंटीमेट किया। और उसके फ़ोन में वीडियोज, अश्लील वीडियो से भरा पड़ा हिंदू लड़कियों का। और फिर उन वीडियोज को विकास नगर में एक शीशे का काम करने वाला फिर उसको ट्रांसमिट करता था अगेन अ मुस्लिम। तो इज इट नॉट एन एजेंडा? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। तो हो सकता है कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं वही कर रहे हैं, उससे बाकी सब बदनाम हो रहे हैं। सर एक मछली जो है पूरा तालाब गंदा कर देती है सर, ये कहावत है, ये तो हकीकत है सर। देखो अगर कोई जो है गलत काम मैं करूँगा तो मेरी वजह से जो है सबको भुगतना पड़ेगा। क्राइम करके सर किसी का फ़ायदा तो होगा नहीं सर, हमारा ही घर उजड़ेगा, हमारे बच्चे जो है बिन माँ बाप के रहेंगे, हमारी माएँ बिन बेटों की रहेगी सर। तो 4 दिन की ज़िंदगी है सर, इज़्ज़त से जियो, इज़्ज़त से खाओ, 2 रोटी कम खाओ सर पर इज़्ज़त से। ये साल 2 साल में कुछ नैरेटिव ऐसा पैदा करने लगे लोग कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, तो वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई। तो वो मेरे को लगता है कि ये सब ध्यान बटाने वाली बात है। और लिहाजा जो उत्तराखंड का डेवलपमेंट होना है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का या बाकी, तो इस चीज़ के लिए तो हम लोग मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जो ये नैरेटिव फैलाते हैं, इसमें से जो फ्रैक्शन पैदा होती है उससे थोड़ी तकलीफ़ होती है हम लोगों को। पहले हम लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते थे या दुख सुख में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अभी अगर किसी को आपस में कोई प्रोग्राम करना हो तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी थोड़ी सी हेजिटेशन होता है कि क्या पता कुछ बोल ना दे, कोई ऐसी माहौल ना पैदा हो जाए। तो वो डर का माहौल में हमारे लोग भी यहाँ जीने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो गया हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। आज तक हमारे लोगों में किसी में 302 का मुकदमा नहीं है और पीसफुल रहते हैं। लेकिन इस सांप्रदायिक तनाव, डर और बयानों की राजनीति से परे उत्तराखंड की इस बदलती आबादी का एक और कड़वा और प्रशासनिक सच है। जमीनी हकीकत यह है कि मैदानों में बढ़ती ये भीड़ सिर्फ बाहर से आए लोगों की नहीं है, बल्कि खुद पहाड़ के खाली होने की एक डरावनी दास्तां है। डेमोग्राफिक बहस के बीच पहाड़ खाली हो चुके हैं और मैदान बारूद के ढेर पर खड़े हैं। बड़ी तस्वीर पलायन की देखें तो हमें इस बात को समझें कि जो हमारी अनुमानित 50 लाख 60 लाख अगर हम बोलें 50 लाख लोग अगर पर्वतीय हमारे जिलों में रहते हैं, तो इन 50 लाख लोगों में से लगभग हम ये कह सकते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 लाख लोगों ने पलायन पिछले 12, 13, 14 सालों में किया है। तो इसको अगर हम सरल तरीके से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 15-1 सालों में लगभग 20 से 25% लोगों ने पहाड़ से नीचे पलायन किया। किसी भी समाज का भविष्य सिर्फ उसकी आबादी तय नहीं करती, उसका भरोसा भी तय करता है। उत्तराखंड आज सिर्फ बदलती डेमोग्राफी चेंज का सामना नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर पक्ष अपने अपने सच के साथ खड़ा है, लेकिन इतिहास कभी किसी एक पक्ष की गवाही पर नहीं लिखा जाता। शायद उत्तराखंड की माटी भी आज यही कह रही है। जिस मिट्टी पर अपने हक और अपने भविष्य का सपना लेकर एक राज्य बना था, आज उसी मिट्टी पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हैं। 26 सालों के सफर के बाद शांतवादियों के पीछे एक ऐसा नेक्सस पनप चुका है जिसने न सिर्फ यहां की डेमोग्राफी और पर्यावरण को बदला है, बल्कि देवभूमि को गंभीर अपराधों और भूमाफियाओं के चंगुल में धकेल दिया है। जमीनों के खेल से लेकर अवैध हथियारों के जाल तक उत्तराखंड शायद अब एक लैंडमाइन पर पैर रख चुका है। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य जो मुझे कम से कम महसूस होता है, जो मैं नोटिस करता हूं, कि इन सभी हत्याओं को या इन सभी मामलों को
एक आइसोलेटेड मामले के तौर पर देखा जाता है, उसे एक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इन कड़ियों को, इन्हें एक कड़ियों के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है कि ऐसे क्या हालात बन रहे हैं। और मेरा कम से कम ये मानना है और कई लोगों का ये मानना है कि इनमें बहुत सारे क्राइम्स के पीछे जो ज़मीन है, वो ज़मीन एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ बन चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल की ये आशंका महज एक अंदेशा नहीं है, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी भयावह गवाही दे रहे हैं। अवैध हथियारों की जब्ती और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामलों में उत्तराखंड आज हिमालयी राज्यों में नंबर 1 बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उत्तराखंड अब अवैध हथियारों का नया बाजार या ट्रांजिट रूट बनता जा रहा है। एसटीएफ ने सिर्फ पिछले 6 महीने में 25 सप्लायर गिरफ्तार किए हैं। जिस उत्तराखंड को भोले भाले लोगों का राज्य माना जाता था, जो बस अपने हक हकूक के लिए लड़े थे, उन्हें 25 सालों में आखिर मिला क्या? ज़मीनों का और इस राज्य बनने का जो मामला है, ये असल में इस राज्य की लड़ाई इस सवाल पे हुई थी कि जल, जंगल और ज़मीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं है। और यहाँ के लोग ये चाहते थे कि जल, जंगल और ज़मीन पर यहाँ का अधिकार हो। और अक्सर एक नारा दिया जाता था कि साहब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वो कभी पहाड़ के काम नहीं आया। और इस सवाल के ऊपर उत्तराखंड आंदोलन बना और ये उत्तराखंड राज्य भी बना, लंबे संघर्षों के बाद, बहुत सारे बलिदान के बाद। लेकिन राज्य बनने के 25 साल के बाद जब हम इसकी विवेचना करते हैं तो ये राज्य जो है, सच बात तो ये है कि ये इस राज्य के न तो जल के ऊपर यहाँ के लोगों का अधिकार है, न जंगल के ऊपर यहाँ के लोगों का अधिकार है, न ज़मीन के ऊपर यहाँ के लोगों का अधिकार है। शायद अधिकारों पर हक खो चुका पहाड़ अब हिमालय क्षेत्र की सबसे सुंदर घाटियों में से दून वैली की पहचान को भी खोने की कगार पर है। बगान की जो ज़मीन है, ये बरसों से यहाँ पर चाय बगीचा था और बड़ा लहराता हुआ चाय बगीचा था, जो यहाँ ऑक्सीजन का पिटारा आप इसको कह सकते हैं। वह जैव विविधता भी वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे करके चाय बगीचे ख़त्म हो गए। जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसकी सबसे पहली नज़र इस चाय बगीचे के ऊपर होती है, साहब इस चाय बगीचे को बेचकर इसमें मोटा पैसा, जिसके टाइम पर चाय बगीचा बिक गया वो मोटा पैसा कमा लेगा। और इस चाय बगीचे को निरंतर जो है, देख रहे होंगे आप कि लगातार इसकी खरीदारी और बिक्री होती रहती है। इसके शेयर जो हैं वो बिकते रहते हैं। और हर बार जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको किसी तरीके से बेच दें। ट्विन सिटी के नाम पर इसको खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर ट्विन सिटीज़ बनेंगी चाय बगीचे में, तो ये चाय बगीचा तो ख़त्म हो जाएगा। सहसपुर वाला जो इलाका है, रामपुर से लेके और खुशालपुर तक, यहाँ पर साइबर सिटी के नाम पर सिटी बनाने का गवर्नमेंट का सपना है। तो जो थोड़ा बहुत लैंड लोगों के पास अभी भी बाकी है, उसको भी ख़त्म करने की दिशा में काम हो रहा है। प्रदेश में जो खनन माफिया है वो बड़ी तेज़ी से उभरा है। ये खनन माफिया जो है, इसने यहाँ के लोकल लोगों के साथ में गठबंधन कर लिया है। ज़मीनों के मामले में भी जो ज़मीन माफिया है, उसने भी यहाँ के लोकल लोगों के साथ में गठबंधन करके ज़मीनों के कारोबार को प्रकाष्ठा तक पहुँचा दिया है। नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने फ़ायदे के लिए पूरे उत्तराखंड की बलि चढ़ा दी है। हमारे यहाँ की उत्तराखंड की जो लैंड है उस पर अधिकारियों द्वारा या नेताओं द्वारा और भू माफियाओं द्वारा जो ज़मीनें जंगल संरक्षण होने थे, उनमें जब भू माफियाओं का कब्जा होना शुरू करा तो हमने धीरे धीरे इन चीज़ों में आरटीआई डालना शुरू करा। अब नतीजा ये भी हुआ कि हमें कई चीज़ें, कई मुकदमे झेलने पड़े, हमें जिला बदर भी करा गया। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर और जब हिम्मत उन चीज़ों से आई, फिर हमने कई बड़े बड़े मामले खोलते हुए चले गए। अब जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड जो चाय के लिए मशहूर होता था, आज वो सब ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो गई हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगी और जंगल, हमारे यहाँ 70% जंगल है, आज वो आप देखेंगे कंक्रीट का जंगल में परिवर्तन हो गया। फॉरेस्ट के लैंड जो 1952 से बाउंड्रीज खुली हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मसूरी से नीचे और कई और क्षेत्र हैं, विकास नगर वगैरह, यहाँ पर पूरा डेंस फॉरेस्ट का एरिया हुआ करता था। अब जब 52 में जब गजट नोटिफिकेशन चुगान वगैरह के लिए जगहें छोड़ी गई थी,
आज वो कंक्रीट के जंगल बन गए। फॉरेस्ट विभाग भी उनमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मसूरी रेंज में 700 पिलर जो बाउंड्रियाज हैं उनकी चिन्हित जब करी गई वो सब गायब हो रही हैं। अब वो लैंड भू माफियाओं द्वारा और कई अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, नेता भी इन्वॉल्व हैं, करते करते ये हमारी डेमोग्राफी को पूरा खुर्द-बुर्द कर दिया है। ये सिलसिला जब चलता रहा, इन्हीं सिलसिलों में जब हमने इन मामलों की जब पेटिशन फाइल करी तब जाके ये मामले कुछ रुके हैं। पर अभी भी जैसे विकासनगर क्षेत्र है, वहाँ पर गोल्डन की फॉरेस्ट की ज़मीनें बिक गई, वहाँ पर आपकी सीलिंग की ज़मीनें बिक गई, वहाँ पर आपका चाय बागान की ज़मीनें बिक गई। तो अब बिकने का क्या है, जैसे लोग आते हैं, अब कई नेता जो जिसमें रोक भी लगी है उसमें कब्जा करवा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एक जिसे कायदे से लैंड फ्रॉड का किंग कहना चाहिए, वो आया गोल्डन फॉरेस्ट। उसने पूरे गांव के गांव खरीद मारे। ये राज्य बनने से पहले की बात बता रहा हूं मैं, राज्य बनने से पहले की 90s की बात कर रहा हूं मैं, तो राज्य बनने से पहले की बात बता रहा हूं। और फिर वो जो ज़मीनें, देन फाइनली वो सब चीज़ें धीरे धीरे वो लिटिगेशन होने लग गए खड़े। बाद में वो जो गोल्डन फॉरेस्ट का था वो उसका भी अपना भी सारा दैट रेन इनटू रफ वेदर, और पूरी के पूरी वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक वो चला गया। वो सारे के सारे लोग जेल चले गए। वो जो सुयाल था उसका प्रमोटर, वो जेल में ही मरा। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है जिसका काम यह है कि भाई इन प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करके शेयर होल्डर्स का पैसा जाए, लेकिन उसकी भी कोई मॉडलिटी अभी बन नहीं पाई। जमीन इंसान की सबसे पुरानी विरासत भी है और सबसे पुराना लालच भी। जहां कानून की मंशा कमजोर पड़ती है, वहां लालच रास्ते खोज लेता है। और उत्तराखंड की जनजातीय जमीनें आज ऐसे ही सवालों के बीच खड़ी हैं। मैं जौनसर बावर का नेटिव हूँ। मैं जौनसरी शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता हूँ, और शेड्यूल ट्राइब को बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन का, क्योंकि ज़मीन से संबंधित है वहाँ का आदमी, वहाँ के जल जंगल ज़मीन पे उसका हक होता है। जितना सरकार का है उतना ही या शायद ज़्यादा उसका हक शुरू में तो यही था। तो वहाँ पर भी क्या होना शुरू हुआ कि लॉ में जो लूप होल्स हैं उसके मदद से लोगों ने वहाँ पर भी ज़मीनों का क्या कहते हैं, अभी तक हमारे यहाँ ज़मीनें बची हुई हैं आज सच, बट ज़मीनें कहीं और रह नहीं गई है पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ मोस्टली बिक गए हैं। तो कहीं तो आदमी जाएगा, तो उसने देखा कि चक्राता की तरफ या जौनसरबाद क्षेत्र की तरफ वो क्या कर सकता है। तो उसने फिर मांडवाली करके या गलत तरीक़ों से ज़मीन उसने क्या कहते हैं अपना एक्वायर करना शुरू कर दिया, लीज़ के नाम पे, किराए के नाम पे, और उसका यूज़ कुछ और था, और उन्होंने अपने वहाँ रिजॉर्ट्स बना दिए हैं। हमने 21 में पहले तो हमने सूचनाएं मांगी। उन सूचनाओं के बिना पर हमने फिर 2021 में हमने हाई कोर्ट नैनीताल में, उत्तराखंड में पिटीशन डाला। पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। उस समय के जो हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर है डीएम देहरादून के लिए कि जो ये लगे गए हैं, मतलब जो आरोप लगे क्या वो सही हैं, आप इनकी वो शिनाख्त कीजिए, और अगर कुछ भी कानूनी रूप से कुछ गलत है तो आप उस पर कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई कीजिए। ये उसका आदेश आया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद हमारे क्षेत्र में जो जौनसर बावर क्षेत्र है, शेड्यूल क्षेत्र है, उसमें करीब 49 लोगों को अभी तक नोटिस जा रहे हैं। 22 से शुरू हो गए थे नोटिस आना, और आज 26 से भी अभी तक नोटिस गए, ऑन ग्राउंड में कार्रवाई हुआ नहीं है। जब हम उत्तराखंड की इस बदहाली को देखते हैं तो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का मॉडल याद आता है, जिसने अपनी कड़क नीतियों और मजबूत भू कानून की बदौलत न सिर्फ अपनी जमीनें बचाईं, बल्कि अपने लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। भू कानून भी उत्तराखंड में लेके भी आए हैं, वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में लेके आए हैं कि आपने भू माफियाओं को पूरा संरक्षण दे दिया। अब आप ये देखिए, उस नए भू कानून में ये है कि आप नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में
जितनी मर्जी आप ज़मीन ले लीजिए। फिर आपको लीज़ में ज़मीन लेनी है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपने ये भू कानून हमारा बना कहाँ है? हिमाचल का भू कानून देखिए जहाँ पूरा लिखा है। इसकी शुरुआत वहाँ से भी जब ये उत्तराखंड का गठन हुआ है, वहीं पर इन्होंने सबसे बड़ी चूक करी है। इस उत्तराखंड को भी 5th शेड्यूल के लिए मांग करनी चाहिए थी। अगर ये 5th शेड्यूल्स में आ जाता तो यहाँ पर ST क्षेत्र घोषित होता, तो ना तो यहाँ भू कानून की ज़रूरत पड़ती और ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत। क्यों? अगर ये क्षेत्र ही हमारा पूरा उत्तराखंड ST क्षेत्र में आ जाता तो कोई इसमें यहाँ परचेज नहीं कर सकता था। जमीन की इस खुली लूट के साथ ही एक और खेल चल रहा है, वो ये है सफेद सोना कहे जाने वाले पत्थरों और रेत का अवैध खनन। दिन रात चलने वाली भारी मशीनें न सिर्फ नदियों का सीना चीर रही हैं, बल्कि पहाड़ों की रीढ़ तोड़ रही हैं। जौनसार बावर और दून घाटी के संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर दिन रात अवैध खनन का खेल चल रहा है। अवैध रूप से पत्थरों और मलबे का उठान करने के लिए धड़ल्ले से JCB और ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। इस अंधाधुंध खुदाई के कारण पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। जल, जंगल और जमीन, ये 3 शब्द उत्तराखंड का DNA थे, पर आज उत्तराखंड भूमाफियाओं, कमजोर नीतियों और अवैध असलहों की मंडी बनता जा रहा है। अगर समय रहते कड़े फैसले नहीं लिए गए तो देवभूमि की ये सुंदर वादियां कंक्रीट के किसी ऐसे मरुस्थल में तब्दील हो जाएंगी जहां सिर्फ अपराध और मलबे का साम्राज्य बचेगा। प्रकृति के करीब हर साल करोड़ों पर्यटक शांति और सुकून की तलाश में देवभूमि पहुंचते हैं। पर जब इतने लोग आते हैं तो वो क्या लेकर जाते हैं और क्या छोड़ जाते हैं? जितने जल्दी टूरिस्ट दिल्ली हरियाणा से यहाँ पहुँच रहा है, उतने जल्दी हमारे पास कचरा भी पहुँच रहा है और उस वेस्ट का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट तो करने का नहीं करना चाह रही है क्या है, बट ये है कि ये मौका है हमारे पास कि हम इस वेस्ट को कुछ कर सकें। इसका पर्यटन के साथ बढ़ती ये नई चुनौती आज पहाड़ों की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुकी है। साल 2026 की चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं और 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये ओवर टूरिज्म सिर्फ चारधामों तक सीमित नहीं है। चक्राता में टाइगर फॉल जैसी शांत जगहें भी अब इस तबाही का शिकार हो रही हैं। टाइगर फॉल मैं जब 2012 या 14 में आया तो हमें 1.5 किलोमीटर नीचे वॉक करके जाना पड़ा एंड इट वाज ट्रूली एन ऑसम एक्सपीरियंस। एंड जब हमने उस जगह की ब्यूटी देखी तो हमें लगा कि यही शायद जन्नत है। ज़्यादा लोग नहीं थे और हमें जो है नेचुरल पाथवे के थ्रू क्रॉस करके फॉल तक पहुंचना पड़ा। वहाँ का पानी भी बहुत साफ़ था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हैरान हूँ देख के कि खुद सरकार ने वहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए हैं, कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स बना दिए हैं, कुछ दुकानें वहाँ खुल गई हैं। मैं कहता हूँ क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी? उसे अनटच्ड ही रहने देते। पर्यटन के इस अनियंत्रित दबाव ने पहाड़ों के पारंपरिक ताने बाने और सुकून को भी छीन लिया है। गांव के बीचों बीच बनते बड़े बड़े कमर्शियल होमस्टे परेशानी का सबब बन रहे हैं। होमस्टे बने, लोगों के पुराने घर हैं, काम आए, पलायन रुके हैं, तो लेकिन वो पॉलिसी में क्या गलत हो रहा है कि वो गाँव के लिए थी, जहाँ हस्बैंड वाइफ खुद रह के अपना खाना परोस रहे हैं, 2-3 कमरे। आज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आप 8 कमरे, 12 कमरे, ठीक है। अब किस घर में 12 कमरे, 8 कमरे होते हैं, है ना। अब वो गांव के बीच में वो सिस्टम, वो बंदे बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक बंदे का होम स्टे, बाकी 10 परिवार वहाँ परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोई पैसा दे रहा है सामने होटल को, तो लगता है कि उसको ओन ही कर रहे हैं। वो नहीं सोचते किसी और का प्रॉपर्टी है, उसका कुछ आपको मर्यादा में जाना है, ऐसे करना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहीं पे था, तो नीचे एक फैमिली गाड़ी लगा के वहीं पे हमारे गेट के आगे सो रहे थे, एंड जब उनको मैंने हटने के लिए बोला तो मेरे साथ गाली गलौज कर रहे थे। तो ये सब थोड़ा फर्क रहता है यहाँ के वहाँ के लोगों में। भीड़ के साथ पहाड़ अब
कचरे की जद में भी आ चुके हैं। पहाड़ों पर खुली सांस लेने जाते लोग पहाड़ों की ही सांस थामने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों पर फैलता कचरा अब सीधे ग्लेशियर और नदियों के मुहाने तक पहुंच चुका है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक गंगोत्री और यमुनोत्री के इको सेंसिटिव जोन के ठीक पास कचरे को खुले में जलाया जा रहा है। कूड़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हम बोलते भी गेस्ट को, जैसे कभी फेंकते हैं इधर उधर, तो हम काफ़ी बार गेस्ट को बोलते भी कि एक जगह जो कूड़ा है वो एक जगह इकट्ठा करिए, ताकि हमारा जो पहाड़ एकदम स्वस्थ रहें और क्या बोलते हैं, कोई गंदगी ना फैले। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं है, तो लोग उसको ले जाते तो है नहीं कहीं भी, वो अपने होटल के नीचे ही डंप करके वहाँ जला देते हैं या फिर पड़ा रहता है कूड़ा। जब पूरा सिस्टम इस कचरे के आगे घुटने टेक चुका है, तब जमीन पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी झिझक के देवभूमि को बचाने में जुटे हैं। चक्राता आर्मी कैंट में संचालित ये प्लांट इस क्षेत्र के लिए एक उम्मीद बन रहा है। मैं प्राउड फील करती हूँ अपने काम को। मैं कूड़े पे काम कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे पैसे सबको कमाने होते हैं, पर पैसों के साथ साथ ना मैं अपने पर्यावरण, अपने शहर, अपने गंगा मैया, अपने जो बेजुबान जानवर है, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैं शर्मा परिवार से हूँ, पर मैं काम को कभी छोटा बड़ा नहीं मानती। मेरा पर्सनल है कि काम मेहनत का होना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, मैं जो देख रही हूँ ना, बच्चे मेरे भी हैं घर पे, और फ्यूचर आगे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, किसी ने अगर जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। मीरा शर्मा जैसे लोग अपने दम पर धरती पर तो प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ लेंगे, लेकिन प्रदूषण तो आसमान में भी है। केदारनाथ में हर घंटे उड़ने वाले 20 से 30 हेलीकॉप्टरों का शोर 50 डेसिबल पार कर चुका है, जबकि 40 डेसिबल से ज्यादा की आवाज से वन्य जीव प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ट्रकों के तेज हॉर्न भी वन्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को मसूरी पहुंचाने के फितूर में सरकार हजारों पेड़ काटने पर आमादा है। ये जो इतनी सारी सड़कें जो एक तरफ बन रही हैं, और ये स्वाभाविक है कि जब आप एक इतना बड़ा सड़कों का जाल फैलाएंगे तो आपको बीच में जो भी आएगा आप उसे तबाह करते हुए चलेंगे। ऐसा क्या कारण है, या ऐसा क्या फितूर है, या ऐसा क्या पागलपन है कि उस 2 या 3 या 4 किलोमीटर की माल रोड के लिए, जो कि मसूरी में यहां से है, इसके लिए दसियों सड़कों को ले जाने की क्यों जरूरत है? अब चूंकि पर्यटकों का सैलाब यहां आ रहा है, पर्यटकों की सुनामी के तौर पर यहां पर गाड़ियां आ रही हैं, तो सरकार को कुछ और नहीं सूझ रहा, तो उन्होंने जंगल से होते हुए आसारोड़ी एक जगह पड़ती है जहां पर ये देहरादून का इकोनॉमिक कॉरिडोर समाप्त होता है, वहां से झाझरा नामक एक और जगह के लिए अब आप 6000 पेड़ काट रहे हैं ताकि आपके जो पर्यटक हैं वो मसूरी पहुंच सकें। अगर हमारा लक्ष्य सबको इसी पट्टी पर पहुंचाने का है, तो आप कल्पना करिए कि उस 3 किलोमीटर की पट्टी के लिए आपने 6000 पेड़ यहां से काट दिए, और जब आप झाझरा नामक स्थान पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में वहां से एक और सड़क बनाई जाएगी जिसके लिए 18 से 20 हजार और पेड़ों को काटा जाएगा, और वहां पर 2 टनल बनाए जाएंगे। 1 अगस्त से लेकर के अगर हम मई की बात करें, यानी पिछले 9 महीनों की बात करें, 9-10 महीनों की बात करें, तो इसमें औसत हम कह सकते हैं कि 10,000 लोगों का पंजीकरण प्रति माह हो रहा है। लेकिन मेरी नज़र में ये बेहद कम आंकड़ा है, क्योंकि उसी RTI में मैंने ये भी पूछा था कि मसूरी में आप टोटल होटल और होम स्टे का वर्णन कीजिए जहां पर ये पंजीकरण की व्यवस्था है, तो लगभग 2600-2700 होटल और होम स्टे का नाम जो है इस RTI में हमें मिला है। इसका अर्थ यह हुआ कि औसत एक होटल या होम स्टे में 1 महीने में मात्र 4 लोगों का ही पंजीकरण हो रहा है, जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हम ये कह सकते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम अपना हल्का फुल्का एनालिसिस करें कि जो संख्या जो आ रही है उसका बहुत एक छोटा सा भागी का पंजीकरण हो रहा है। मात्र 2.25 किलोमीटर की माल रोड के लिए 30,000 पेड़ों की आहुति, पहाड़ों पर पहाड़ जैसी प्लास्टिक की चुनौती, 50 डेसिबल के शोर से सहमा वन्य जीवन, ये है इस बेतरतीब पर्यटन की असली कीमत। अब तय करना है कि पर्यटकों की संख्या चाहिए या पहाड़ों का अस्तित्व। पहाड़ों का बदलता मिजाज सिर्फ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक बड़े महाविनाश का अलार्म बजा रहा है। हाल ही में लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने पूरी दुनिया को दहला दिया, जहां बिना किसी चेतावनी के प्रकृति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उत्तराखंड के नीचे सदियों से जमा टेक्टोनिक स्ट्रेस किसी भी वक्त ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकता है।
यानी देवभूमि इस वक्त एक ऐसे टाइम बम पर बैठी है जिसका रिमोट बेतरतीब कंक्रीट के निर्माणों और पहाड़ों के सीने में किए जा रहे धमाकों के हाथ में है। रिटायरमेंट के 14 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। मैं यूं कहूं कि उत्तराखंड 25 साल पहले जब ये राज्य नहीं बना था, इसका राज्य का कोई स्वरूप नहीं था, तब ज़्यादा बेहतर था आज की अपेक्षा। 25 साल में जो सपना देखा था वो हम मतलब वो टूटता हुआ सपना है। आज हमारा उत्तराखंड पूरी बर्बादी के उसमें कगार में पहुंच चुका है। उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है, कहने को तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा भूभाग है, 67-68% तो फॉरेस्ट कवर है। मतलब जो खेती दाती बसावट और फलाना ठीक है उस तरीके के उद्योग धंधे वगैरह, वो लैंड बहुत सीमित है। तो उस लैंड को सेफगार्ड करने के लिए जो थोड़ा सा हमें बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने चाहिए थे, वो साइट उस समय थोड़े से हम ज़्यादा लिबरल रह गए। मैं जब ऊपर पहाड़ों की बात करता हूँ, सड़क भी उतनी ही बनाई है जितनी नितांत आवश्यक है। डोंट लेट इट बिकम अ लग्जरी। जब अपनों का ही लालच, कमजोर नीतियां और प्रकृति से किया गया खिलवाड़ इस जन्नत को कंक्रीट के कब्रिस्तान में बदलने लगे, तो सवाल उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का नहीं रह जाता। सवाल सिर्फ इतना बचता है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम देवभूमि का अस्तित्व बचा पाएंगे, या फिर इतिहास हमें सिर्फ एक बर्बाद हो चुके स्वर्ग के गवाह के रूप में याद रखेगा। चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब। बोल व्यापारी तब क्या होगा, बोल व्यापारी तब क्या होगा।